नमस्कार। असम के मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा शर्मा एक ऐसा नाम है जो अक्सर हमेशा ही विवादों में रहता है। तो आज हम एक दस्तावेज के आधार पर उन पर लगे कुछ सबसे संगीन आरोपों को समझने की कोशिश करेंगे। चलिए परत दर परत इस पूरी कहानी को खोलते हैं। और देखिए, कहानी की शुरुआत ही इस जबरदस्त तीखे बयान से होती है। ये एक ऐसी लाइन है जो कह सकते हैं कि पूरी कहानी का टोन सेट कर देती है कि कैसे सत्ता की सीढ़ियां चढ़कर कथित तौर पर पापों को धोया गया। तो ये पूरा सिलसिला शुरू कहाँ से होता है? ये हमें ले जाता है साल 1991 में। उस वक्त हिमंता बिस्वा शर्मा कॉलेज में ही थे और दस्तावेज के मुताबिक यहीं से उन पर गंभीर आरोप लगने का सिलसिला शुरू हुआ था। अब यहाँ जो बात सबसे ज्यादा चौंकाने वाली है वो है इन घटनाओं की स्पीड। जरा सोचिए, एक ही साल 1991 और क्या क्या हो रहा है। पहले टाडा के तहत गिरफ्तारी, फिर हत्या का आरोप और फिर अचानक से केस की सबसे जरूरी डायरी ही गायब हो जाती है और नतीजा उन्हें बरी कर दिया जाता है। ये सब कुछ सिर्फ एक साल के अंदर हो गया। और देखिए, ये सिर्फ कोई हवाई बातें नहीं हैं। दस्तावेज में बाकायदा केस नंबर तक दिए गए हैं। एक केस 10 लाख की जबरन वसूली का, तो दूसरा 7 लाख का। और सबसे दिलचस्प मोड़ क्या है? ठीक इसी दौरान वो अपना राजनीतिक पाला भी बदल लेते हैं, एएसयू से सीधे कांग्रेस में। चलिए अब कहानी में थोड़ा आगे चलते हैं। उस दौर में जब शर्मा मंत्री बने, यहाँ पर 2 बड़े घोटालों का जिक्र आता है जिन्होंने उनकी पॉलिटिकल इमेज पर, आप कह सकते हैं, एक बहुत गहरा असर डाला। तो पहला मामला है शारदा चिट फंड घोटाला। ये कोई छोटा मोटा स्कैम नहीं था, एक बहुत बड़ा घोटाला था जिसने हजारों लोगों की जिंदगी पर असर डाला। और दस्तावेज के मुताबिक सीबीआई ने शर्मा के ठिकानों पर छापे मारे, उनसे लंबी पूछताछ की और ये उस वक्त की बहुत बड़ी हेडलाइन बनी थी। और ये आरोप भी कोई छोटा मोटा नहीं था। दावा ये था कि शर्मा को हर महीने, जी हाँ, हर महीने 20 लाख रुपए दिए जाते थे। और ये दावा कोई और नहीं कर रहा था, बल्कि शारदा ग्रुप का मालिक सुदीप सेन खुद कर रहा था। ये आरोप किसी तीसरे आदमी से नहीं आया था। दस्तावेज साफ साफ कहता है कि शारदा घोटाले का जो मेन आदमी था, सुदीप सेन, उसने खुद एक चिट्ठी में लिखा था और शब्द थे, शर्मा ने उसे ठगा। अब आते हैं दूसरे बड़े घोटाले पर जिसका जिक्र इस दस्तावेज में है, और वो है लुइस बर्जर रिश्वत कांड। ये मामला जुड़ा था गुवाहाटी के एक वाटर प्रोजेक्ट में कथित घूसखोरी से। और यहीं पर कहानी में एक बहुत ही, कह सकते हैं, दिलचस्प पॉलिटिकल ट्विस्ट आता है। दस्तावेज के मुताबिक जो पार्टी यानी बीजेपी बाद में उन्हें अपनी पार्टी में शामिल करती है, वही पार्टी उस समय उन्हें इस केस का की सस्पेक्ट या प्रमुख संदिग्ध बता रही थी। तो इन सब का नतीजा क्या हुआ? अब हम आते हैं इस दस्तावेज के सबसे बड़े तर्क पर, और वो ये है कि जैसे ही पॉलिटिकल साइड बदली गई, वैसे ही जांच की दिशा भी पूरी तरह बदल गई। और इस पैटर्न को समझाने के लिए दस्तावेज में एक खास शब्द का इस्तेमाल किया गया है, बीजेपी वॉशिंग मशीन। इसका मतलब क्या है? ये कि नेता पार्टी में शामिल होते हैं और फिर कथित तौर पर उन पर जो भी जांच चल रही होती है वो या तो धीमी हो जाती है या पूरी तरह रुकी जाती है। ये एक पहले और बाद वाली तस्वीर है। दस्तावेज के मुताबिक बीजेपी में आने से पहले पार्टी के ही बड़े नेता उन्हें कोर करप्ट कह रहे थे, और बीजेपी में आने के बाद वही शारदा और लुइस बर्जर वाले मामलों की जांच कथित तौर पर ठंडे बस्ते में चली गई। चलिए अब कहानी के सबसे ताज़ा हिस्से पर आते हैं, यानी वो दौर जब हिमंता बिस्वा शर्मा असम के मुख्यमंत्री बने। दस्तावेज का दावा है कि इस दौरान भी विवादों का ये सिलसिला रुका नहीं, बल्कि कुछ नए विवाद और सामने आ गए। जरा इन आंकड़ों पर एक नजर डालते हैं। दस्तावेज के मुताबिक सिर्फ 15 सालों में उनकी घोषित संपत्ति 17 करोड़ से बढ़कर 187 करोड़ रुपए हो गई। ये 10 गुना से भी ज्यादा का उछाल है। तो सवाल उठता है कि ये पैसा आया कहाँ से? दस्तावेज आरोप लगाता है कि इसी दौरान शर्मा के परिवार ने एक बहुत बड़ा बिजनेस एम्पायर खड़ा कर लिया, जो हॉस्पिटैलिटी से लेकर मीडिया, शिक्षा और यहाँ तक कि चाय के बागानों तक फैला हुआ है। और जैसा कि मैंने कहा, मुख्यमंत्री बनने के बाद भी विवाद रुके नहीं। दस्तावेज में 2020 के पीपीई किट घोटाले का जिक्र है, जिसमें आरोप लगा कि उनकी पत्नी से जुड़ी कंपनी को ठेके दिए गए, और इसके साथ साथ भूमिहीनों के लिए रखी गई जमीन पर कब्जा करने का भी एक गंभीर आरोप है।
तो आखिर में ये दस्तावेज इन सारी अलग अलग घटनाओं को एक ही धागे में पिरोता है, एक पैटर्न दिखाता है। पहले गंभीर आरोप, फिर पॉलिटिकल पार्टी बदलना और उसके बाद जांच का रहस्यमय तरीके से रुक जाना। और यहीं पर यह दस्तावेज हमें एक बहुत बड़े सवाल के साथ छोड़ जाता है कि जब किसी पर आरोप लगातार लगते रहें तो उसकी राजनीतिक शक्ति कम होने के बजाय और बढ़ती कैसे जाती है। ये एक ऐसा सवाल है जो हमारे सिस्टम में सत्ता और जवाबदेही के रिश्ते पर सोचने को मजबूर